am Dr. Anju Suryapani, Senior Consultant Gynecologist, Metro Hospital, Noida. Today I like to discuss about the ectopic pregnancy. Well, we all know that the fertilization of the ovum and the sperm take place in the fallopian tube and then it transferred to the uterine cavity. लेकिन अगर यह यूट्रस में ट्रांसफ़र ना होके कहीं बाहर इम्प्लांट हो जाता है तो हम इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और यह आपकी फेलोपियन ट्यूब्स भी हो सकती हैं, आपकी ओवरी भी हो सकती हैं, एब्डोमेन में भी हो सकता है या सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह भी हो सकता है। क्योंकि ये बाहर इम्प्लांट होता है और ट्यूब में अगर ये इम्प्लांट होता है तो ट्यूब को रप्चर होने की वजह से पूरे पेट में ब्लड भी भर सकता है, जिसको कि हम हीमोपेरिटोनियम बोलते हैं। और इस अवस्था में मरीज़ की जान को भी खतरा होता है। जिन महिलाओं में पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ या कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री है या पहले कभी कोई ट्यूबल सर्जरी हुई है या उनकी प्रेगनेंसी कोई एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्निक के तहत हुई है या कोई आईयूसीडी का इस्तेमाल कर रही हैं, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज़ कर रही हैं या वो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स पर है, इन सभी महिलाओं में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी महिला में अर्ली प्रेगनेंसी है और उसके दौरान जैसे कि वर्टाइगो जैसे सिम्टम हैं, लोअर एब्डोमिनल पेन है, इरेगुलर ब्लीडिंग है, तो उन्हें तुरंत ही अपने निकटतम डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में उनमें एक्टोपिक होने की संभावना हो सकती है और ट्यूब रप्चर हो जाती है। तो उसमें कई बार हीमोपेरिटोनियम हो जाता है और पेशेंट कोलैप्स भी हो सकता है। तो जब कभी किसी भी तरह का आपको सिम्टम हो तो आपको इमीडिएटली अपने निकटतम गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। महिला में अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसको हम अगर वो टाइम से डॉक्टर के पास पहुंच जाती हैं तो उसको इजीली डायग्नोस किया जा सकता है। आजकल काफ़ी एडवांस हमारे पास अल्ट्रासाउंड टेक्निक अवेलेबल है, जिसके रहते हम 4 to 5 वीक्स में ही प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर लेते हैं। जैसे कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड है और कई एडवांस अल्ट्रासाउंड टेक्निक अवेलेबल है और ब्लड के सीरम बीटा एससीजी लेवल के तहत भी हम उनको डायग्नोस किया जा सकता है। अगर पेशेंट टाइम से आ जाता है तो रिपीटेड सीरम बीटा एससीजी लेवल, अल्ट्रासाउंड उनको हम समय रहते ही उसको डायग्नोस करके, और अगर प्रेगनेंसी समय रहते डायग्नोस हो जाती है तो उसको भी मैनेज करना भी काफ़ी सरल हो जाता है। जब कभी कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है तो पेशेंट में हमेशा यही रहता है कि उसका सर्जरी होगा, लेकिन अगर हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी को टाइम से डायग्नोस कर लेते हैं तो हम उसको बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं। कई बार तो इसको हम दवाइयों से भी मेडिकली भी मैनेज कर सकते हैं, और लेकिन उसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होता है, उसमें अब पेशेंट को फिट होना होता है। जैसे कि आपका सीरम बीटा एससीजी लेवल क्या है, सेक का साइज़ क्या है, इन सभी को देखते हुए अगर उस क्राइटेरिया में पेशेंट फिट है तो हम उसको मेडिकल से भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कई बार हीमोपेरिटोनियम है, ट्यूब रप्चर है, तो फिर हमें सर्जरी का सहारा लेते हैं। सर्जरी का भी जब हम सहारा लेते हैं तो दो तरह की सर्जरी होती है। हम लेप्रोस्कोपिकली भी मैनेज कर सकते हैं और उसको ओपन भी कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो लेप्रोस्कोपी ज़्यादा आसान होता है, पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है और आगे फर्टिलिटी भी अच्छे से रिगेन हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सर्जरीज होती हैं या इतना ज़्यादा मैसिव हीमोपेरिटोनियम होता है कि अंदर देखना मुश्किल होता है, तभी हम लोग उसको ओपन सर्जरी का सहारा लेते हैं। और सर्जरी के दौरान हमें कई बार ट्यूब सेव कर सकते हैं, लेकिन कई बार वो इतनी डैमेज होती है कि हमें ट्यूब को निकालना पड़ता है। होता है कि अगर एक्टोपिक हो गया है और सर्जरी हो गई है तो आगे बच्चा करने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी एक ट्यूब बिल्कुल ठीक है और आपकी ट्यूब पेटेंट है और आगे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसमें सर्जरी में अगर आपकी ट्यूब है तो आगे आप कंसीव भी कर सकती हैं। लेकिन जब ऑपरेशन के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन आपके डॉक्टर देते हैं उसको आपको फॉलो करना होगा। सो आई थिंक बाय टेकिंग ऑल दिस स्मॉल प्रिकॉशन यू कैन प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम द लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस। थैंक यू।